राम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स, राष्ट्रवाद और सच्चाई की आवाज़। यहाँ राजनीति नहीं, राजनीति की बातें होती है। मैं लाती हूँ आपके सामने भारत के सबसे बड़े राजनीतिक और कानूनी मुद्दों की अनसुनी कहानियाँ, बिना किसी डर के, तथ्यों के साथ में। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष आर्मी चीफ आसिम मुनीर, उनको जो है प्रमोट कर दिया गया है, उनको प्रमोशन दे दिया गया और उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया है। आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान के दूसरे मार्शल होंगे। इससे पहले जो है जनरल अयूब खान बने थे फील्ड मार्शल 1958 में। हाँ, 1958 में बने थे। और एक आम परंपरा है, एक आम तरीका है कि जहाँ पर भी फील्ड मार्शल की अगर पॉसिबिलिटी होती है तो वहाँ पे जनरल को फील्ड मार्शल बनाया जाता है, उस जनरल को जिसने युद्ध जीता हो या दुनिया में जहाँ कहीं भी युद्ध चल रहा हो वहाँ पे जाकर अपने एक एग्जेम्पलरी एग्जाम्पल दिया हो, अपनी वीरता का प्रदर्शन किया हो, वो जो सेना का नेतृत्व किया हो, ऐसे लोगों को अवार्ड दिया जाता है, ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया जाता है, प्राइज़ दिया जाता है, उनको फील्ड मार्शल की उपाधि दी जाती है, उनको फील्ड मार्शल की उपाधि से डेकोरेट किया जाता है। हमारे यहाँ भारत में 2 फील्ड मार्शल बने हैं और एक मार्शल बने और 2 फील्ड मार्शल बने। पहले जो फील्ड मार्शल बने थे सैम मानेकशॉ, ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी। जनरल मानेकशॉ आप 1971 का जब युद्ध हुआ था उसमें थल सेना के वो अध्यक्ष थे और उस युद्ध में भारत की निर्णायक विजय हुई थी। ज़बरदस्त उसकी जो है विन हुई थी, ज़बरदस्त जीता था। उसके बाद सरकार ने उनको जो है प्रमोट किया, उनको फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी। फिर 1986 में हमारे जो पहले कमांडर इन चीफ थे, पहले थल सेना अध्यक्ष जनरल KM करियप्पा, उनको फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई। इसके अलावा 2002 में हमारे जो एयर चीफ मार्शल रह चुके थे अर्जुन सिंह, उनको जो है मार्शल की उपाधि दी गई है। तो जो थल सेना में फील्ड मार्शल होता है वो एयर फोर्स में उनके बराबर का एक जो पद होता है ना, अगर वो पद ही बोला जाएगा उसको तो मार्शल का होता है। तो आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे 3 फील्ड मार्शल हुए हैं और लेकिन किसी भी फील्ड मार्शल की कोई भी पॉलिटिक्स को लेके कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि महत्वाकांक्षा नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था। अयूब खान पहले फील्ड मार्शल बने अक्टूबर 1958 में। परिस्थितियाँ क्या थी वहाँ पे, जो सिचुएशन क्या थी वहाँ पे, टोटल असंतोष था, भ्रष्टाचार था, महंगाई बढ़ रही थी और जल्दी सरकारें जो है वो गिर रही थी। तख्ता पलट जैसा तो नहीं बोलेंगे कि सरकारें गिर रही थी। नई सरकारें जो बन रही थी वो राजनीतिक तरह से अस्थिरता थी उनके अंदर, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी। ऐसे में लोगों का विश्वास जो है राजनीतिक व्यवस्था से उठ रहा था और सेना पर उस समय जो है बहुत ज़्यादा भरोसा था। और उस समय के जो राष्ट्रपति थे वहाँ के सिकंदर मिर्ज़ा, पाकिस्तान के सिकंदर मिर्ज़ा राष्ट्रपति थे, उन्होंने देश में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी और जनरल अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया, मतलब पॉलिटिक्स को लेकर के आगे सेना में। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर ये बोले कि मीडिया से उनकी एक मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में एक कार्यक्रम में उन्होंने जो कहा था, बहुत हंसते हुए उन्होंने कहा था, बहुत मुस्कुराते बोला था, बहुत शेमफुल लगता है। उन्होंने जनरल अयूब खान से कहा कि अब आपको एक्टिंग करना भी सीख लेना चाहिए। तो उनको मालूम नहीं था कि जनरल अयूब खान जो है वो एक्टिंग करना पहले से ही सीख चुके थे, पहले से ही उनको एक्टिंग करना आता था। और वो दरअसल असल में जो भी वो कर रहे थे ना, हंसी मजाक का ही वो दौर एक चल रहा था और वो एक्टिंग ही कर रहे थे उस समय वहाँ पे। ठीक इसके 20 दिन के बाद अक्टूबर 1978 में 1978 में राष्ट्रपति भवन में 3 सीनियर जनरल आर्मी के पहुँचे आधी रात को और उनको ये बताया कि जनरल अयूब खान के निर्देश पर और जनरल अयूब खान के ऑर्डर पर वो आए हैं और राष्ट्रपति से कहा कि आप तय कर लीजिए। उन्होंने एक ऑफ़र दिया
कि आप तय कर लीजिए कि इस्तीफा देना है या ज़बरदस्ती आपको हटा दिया जाए। राष्ट्रपति के पद से क्या करता कोई? विकल्प तो उनके पास कोई था नहीं, तो उन्होंने कहा कि भई एक हाई मॉरल ग्राउंड लेने के लिए उन्होंने कहा कि अगर मेरे इस्तीफे से देश का भला होता है और या मेरे इस्तीफे से देश में कुछ अच्छाई होती है तो मैं इस्तीफा देता हूँ। इट वॉज़ अ फेस सेविंग, अपना चेहरा उन्होंने बताया था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, रिज़िग्नेशन दे दिया। फिर उनको गिरफ्तार करके क्वेटा ले जाया गया था और बाद में उसके बाद में उनको लंदन भेज दिया गया था, जहाँ 69 में उनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद वो लौट कर कभी भी पाकिस्तान नहीं आए क्योंकि ऑलरेडी ही पास्ड अवे 1969। मतलब मरने से पहले नहीं आए। तो ये इतिहास है फील्ड मार्शल का। और उसके बाद क्या किया अयूब खान ने? उन्होंने अपने को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया, अपने को उन्होंने फील्ड मार्शल बना दिया और देश के राष्ट्रपति बन बैठे और देश के राष्ट्रपति बन गए। 11 साल तक उन्होंने राष्ट्रपति बन करके पाकिस्तान के ऊपर राज किया था। उसके बाद से फिर हालात बिगड़ने लगे, फिर हालात ख़राब होने लगे थे और ख़ासतौर से उस समय में जब ईस्ट बंगाल जो आज बांग्लादेश है, वहाँ हालात ज़्यादा बिगड़ने लगे थे। बहुत ज़्यादा असंतोष जो है लोगों में बढ़ने लगा था, बहुत ज़्यादा असंतोष आने लगा। तो फिर उन्होंने रिज़िग्नेशन दे दिया था और यहिया खान को, जो आर्मी चीफ बना बैठा हुआ था, उसको बना दिया। और उसके बाद का इतिहास जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही काला इतिहास है। हम वापस आते हैं आज प्रेजेंट में। अभी जो आसिफ मुनीर खान को फील्ड मार्शल बनाया गया है, तो बहुत से लोगों के मन में पाकिस्तान और हिंदुस्तान और दुनिया भर में जो सवाल ये है कि आखिर क्यों उसको फील्ड मार्शल बनाया गया है। तो एक कारण जो मुझे समझ में आता है तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान एक झूठा दावा कर रहा है, एक फॉल्स नैरेटिव फैला रहा है पक्का कि वो जीत गया है। और जीत गया है तो जिस थल सेना अध्यक्ष के नेतृत्व में जीता है तो उसको जो है प्रमोट किया गया है, उसको पदोन्नति दी गई है। तो दुनिया को ये दिखाना, ये नैरेटिव एक गढ़ा जा रहा है, एक बनाया जा रहा है कि देखिए हम जीते हैं, हम जीते इसलिए हमने अपने सेना अध्यक्ष को जो है प्रमोट कर दिया है, हमने अपने सेना अध्यक्ष को पदोन्नति दे दी है, हमने उनको फील्ड मार्शल बना दिया है। ये वो व्यक्ति है आसिफ मुनीर जो सेना अध्यक्ष भी नहीं बनता, रिटायर हो गया था, उसको उसके बाद बनाया गया है। सेना में, पाकिस्तानी सेना में इसके खिलाफ ना बहुत ज़्यादा नाराज़गी रही है और कब तख्ता पलट हो जाए पाकिस्तान में इसके बारे में बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ में हम कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान इस समय बहुत बुरी कंडीशन से गुजर रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग से। इतना बहादुर थल सेना का जो अध्यक्ष है कि भारत ने जब मिसाइल दागी थी, मैं उनके बारे में बता रही हूँ, तो जनरल हेड क्वार्टर जो आर्मी का हेड क्वार्टर है, तब इनको उठा करके भगा करके वहाँ ले जाया गया था। ये जाकर के वहाँ छुप गए थे एक बंकर में। इनको 2 या 3 दिन ये बंकर में वहाँ पे छुपे रहे थे और 3 दिन तक जब उस बंकर में जहाँ पे थे वो, उसके बारे में ये बोला जाता है कि वो ऐसा बंकर है जिस पर कि एटॉमिक हमले का भी कोई असर नहीं हो सकता है। वो इस तरीके से बनाया गया है। इतना डरपोक पूरी जनता को छोड़ करके, पूरी प्रजा को छोड़ करके एक तरीके से सुरक्षित बंकर में गया है। लेकिन ये ना चीन की कठपुतली है और ये बोला जाता है, बहुत फैक्ट की बात है कि चीन के ही कहने पर इसने पहलगांव की जो घटना हुई थी ना, वो करवाई थी। चीन का एक हिडन एजेंडा है कि चीन नहीं चाहता है कि भारत में शांति रहे, एक व्यवस्था कायम रहे। चीन भारत को ना युद्ध में झोंकना चाहता है, अशांति में झोंकना चाहता है और चाहता है कि डिस्टेबिलिटी जो है यहाँ पे बनी रहे, उसमें भारत जो उलझा रहे। क्योंकि उसके बिना अगर ये चीज़ नहीं होती है भारत में, तो भारत को रोक पाना अब जो है वो संभव नहीं। और चाइना जो इस बात को समझ गया है और इस समय पाकिस्तान वही करेगा जो चाइना कहेगा करने के लिए। पाकिस्तान तैयार है। जो उसमें सरकार है, वो जो इस समय की सरकार है, उसके अधिकार में कुछ भी नहीं है। ये शहबाज शरीफ के आदेश पर ज़रूर उसको फील्ड मार्शल बनाया गया है, लेकिन इसमें शहबाज शरीफ का कोई योगदान नहीं है। उनका कोई, शहबाज शरीफ का कुछ कहना नहीं है, उसका कोई एफर्ट नहीं है, उसका कोई योगदान उसमें नहीं है। उसके सामने कोई विकल्प ही नहीं था।
ये तो सेना ने तय किया है, सेना ने तय किया है कि आसिफ मुनीर ने तय किया कि अब वो फील्ड मार्शल बनाया गया है, बन जाए। एक और जनरल पाकिस्तान की बात करना ज़रूरी है, जनरल ज़ियाउल हक की। वो जनरल बने, उसके कुछ बाद सालों के बाद ही पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। जनरल ज़ियाउल हक के जब जनरल बने उसके बाद में ईस्ट बंगाल अलग होकर बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बन गया। और ऐसी भी चर्चा बोली जाती है, ऐसे भी बोला जाता है आसिफ मुनीर के बारे में कि फील्ड मार्शल बनने के बाद अब जो नंबर है वो अब नंबर आने वाला है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान आज़ाद होने का होगा नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि आसिफ मुनीर के रहते शायद ये हो जाएगा। और वो सब जो होगा तो भारत के खिलाफ जो चाइना है वो जो कराना चाहता है चाइना, और आसिफ मुनीर के साथ अगर हम बोलें तो अमेरिका भी उसके साथ में है, चाइना के साथ। अमेरिका भी जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट में नहीं है, उसके खिलाफ में नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने दो ऐसे सलाहकार हैं, उनको अपॉइंट किया है जिनको यूएन और अमेरिका आतंकवादी घोषित कर चुके हैं। उन पर इनाम था, वो अब अमेरिकी प्रशासन के सलाहकार होंगे। व्हाट अ जोक। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है वो किस दिशा में जाना चाहती है, वो किस डायरेक्शन में जाना चाहती है, किस डायरेक्शन में अपने आप को ले जा रही है। चाइना और अमेरिका के फेवर में इस समय जो मिल रहा है वो दोनों लोग मिलकर के भारत के खिलाफ भारत की आर्थिक प्रगति, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, उसको रोकना चाहते हैं। दोनों देश ये नहीं चाहते हैं कि भारत जो है वो आगे बढ़े, भारत बड़ा हो जाए। और वो पाकिस्तान के ज़रिए जो है ना बिचौलिए या मध्यस्थता की भूमिका निभाना चाहते हैं, जो भारत किसी भी हालत में जो है ना नहीं होने दे रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये चीज़ उन लोगों के लिए धक्का, बहुत बड़े धक्के वाली बात है, और कभी भारत होने भी नहीं देगा। इसलिए चीन ने अपनी जो एक कठपुतली सरकार, पपेट गवर्नमेंट, पपेट जो है उनका आसिफ मुनीर है, उसको बिठा दिया है फील्ड मार्शल बना करके, आउट ऑफ द ब्लू जाकर फील्ड मार्शल बना करके। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की सेना उसे आखिर कब तक बर्दाश्त करेगी, क्योंकि पाकिस्तान की सेना के मन में असंतोष है आसिफ मुनीर को लेकर के। पाकिस्तान के पास कोई अधिकार नहीं है, पाकिस्तान की सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान इज़ रूल्ड बाय द आर्मी। और आसिफ मुनीर के बारे में जैसे मैंने आपको भी बताया है, जो आसिफ मुनीर के बहुत करीबी लोग हैं, और पाकिस्तान में जो गाहे बगाहे जो चर्चा होती है तो वो ये कहते हैं कि आसिफ मुनीर का एक सपना है कि आसिफ मुनीर जो है वो एक पॉलिटिकली वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। आयूब खान और जनरल मुशर्रफ जो है परवेज़ मुशर्रफ की तरह वो राष्ट्रपति बनना चाहता है, वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है। वो बन भी सकता है, उसमें कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उसके साथ शर्त ये है कि उसकी सेना जो है उसका साथ दे, और सेना जो है साथ उसका दे नहीं रही है। वो जो आयूब खान ने किया था ना, उसी तरीके के काम ये करना चाहता है। आयूब खान के समय में दो काम हुए थे भारत के से रिलेटेड जो बात हुई थी। पहला ये हुआ था कि सिंधु जल समझौता 1960 में, जब आयूब खान राष्ट्रपति था तो 1960 में, और उस समय क्यों जवाहरलाल नेहरू उसके सामने झुक गए, ये तो बिल्कुल समझ के एकदम दिमाग से बाहर चला जाता है कि आखिर ऐसा क्या रीज़न था कि जवाहरलाल नेहरू जो पूरी तरीके से झुक गए थे पाकिस्तान के सामने। और जिस तरीके का समझौता हुआ था वो समझौता तो गजब का समझौता था। 80% पानी जो है पाकिस्तान को जाएगा और सिर्फ 20% पानी जो है वो भारत की जनता को मिलेगा। ये समझ से एकदम परे है, एकदम दूर है। ये समझ पाना ही बहुत मुश्किल है कि उस समय पंडित नेहरू के मन में क्या चल रहा था। भारत ने एक बहुत बड़ी धनराशि जो है पाकिस्तान को दी थी, पैसा लीजिए, अपने इलाके में आप नहरें बनाइए। क्या किया था ये समझ में नहीं आता है। सिंपल से एक एग्जाम्पल है कि सांप को दूध पिलाने का काम जो है ना, वो कांग्रेस ने जब जवाहरलाल नेहरू थे तब से शुरू किया था, और आज तक कांग्रेस जो है वो चाहती है कि पाकिस्तान को जो है वो दूध पिलाया जाए, पाकिस्तान को पाल पोस कर बड़ा किया जाए। 1965 में अयूब खान के राष्ट्रपति रहते ही पाकिस्तान ने हमला किया था भारत पर। 1965 का वॉर था, और उसमें भी हमने उस समय जो मुंह तोड़ जवाब दिया था। और उस समय जो है सोवियत संघ आया था बीच में मीडिएशन करने के लिए, मीडिएटर बन करके, और हमने जीता हुआ जितना भी जो हिस्सा था
वो हमने लौटा दिया था। आपको पता है उस समय हम लाहौर तक पहुंच गए थे, और लाहौर में जो सरकार में जो अधिकारी बैठे हुए थे, खासकर के पे मैं डिफेंस मिनिस्ट्री की अगर मैं बात करती हूँ, तो वो लोग सेना के उनके बारे में बहुत से फैसले लेते थे। मतलब सेना उस समय कुछ भी नहीं कर सकती थी, सेना के अधिकारियों की सुनी नहीं जाती थी, और सेना के अधिकारियों को बिना बताए, उनको पता ही नहीं था, ये कहा गया था कि लाहौर को अगर हम ले लेंगे, उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री हुआ करते थे। वो इस पक्ष में थे, लाल बहादुर शास्त्री इस पक्ष में थे कि पाकिस्तान को जितनी बुरी तरीके से हराया जा सकता है, हराया जाए। तो लाहौर अगर हम ले लेते हैं, और हमको लाहौर में बने रहने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए, ये वो कांग्रेसी दिमाग चल रहा था, हमें बड़े पैमाने पे खर्च करना पड़ेगा, बहुत पैसा चाहिए इसके लिए, जो हमारे पास उस समय नहीं था। बहुत सारी फ़ौज जो है वो लगानी पड़ती, उसमें फ़ौज में लोग की कमी थी, जिसको हम हिंदुस्तान की फ़ौज को हम स्पेयर नहीं कर सकते थे कि आप जाइए लाहौर में काम करिए। हमने लाहौर छोड़ दिया, नहीं तो 1965 में ही लाहौर जो है ना भारत का हिस्सा बन गया होता। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर से लगा हुआ जो एरिया है, वहाँ पर आज भी सबसे ज़्यादा घुसपैठ होती है, सबसे ज़्यादा आतंकवादी उसी रास्ते से आते हैं, सबसे ज़्यादा जो है अंदर एंटर करने का वही रास्ता है। उस पर हमारी सेना ने कब्जा कर लिया था, उसको भी छोड़ दिया गया। दिमाग घूम जाता है। 1971 में क्या हुआ था, बहुत सारा जो इलाका है वो पाकिस्तान का हमने उनको वापस दे दिया था, जो हमने जीत लिया था वो सब हमने छोड़ दिया। जीतने के बाद में जीती हुई बाजी हमने हारी है। क्या मिला हम लोगों को? 1965 में कम से कम ये हुआ कि पाकिस्तान ने जिन हिस्सों पर जो है अपना कब्जा किया था, उसको पाकिस्तान ने भी छोड़ा। 1965 के वॉर में उसको भी छोड़ना पड़ा। लेकिन 71 के वॉर में क्या हुआ? 71 के वॉर में तो पाकिस्तान ऐसा कुछ कर ही नहीं पाया था। उसके 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा था, करवाया था, आत्मसमर्पण करवाया था। उसके लेफ्टिनेंट जनरल के नेतृत्व में के नियाजी था उस समय, नियाजी के नेतृत्व में ये कराया गया था। और हमारे जो सिर्फ 54 फौजी हैं जो पाकिस्तान के कब्ज़े में थे, उनको छुड़ाया ही नहीं गया था, उनको वहीं पे छोड़ दिया गया था। जाओ मरो खपो, पाकिस्तानी जिस तरीके तुमको रखना चाहते हो उस तरीके से तुम रहो खपो। आसिफ मुनीर का फील्ड मार्शल बनना ये अच्छा एक साइन नहीं है। पाकिस्तान में कुछ लोगों का कहना है कि वो एक तरह से साइडलाइन करने के लिए उसको बड़ा पद दे दिया गया है। अब जो आर्मी चीफ बनेगा वो इस फील्ड मार्शल को, उसकी जो है उसकी बातें वो नहीं सुनेगा। ये भी एक गेम है। फील्ड मार्शल के पास ऐसे कोई ऑफिशियल अधिकार होता ही नहीं है, ऐसे अधिकार कोई नहीं होते हैं। और पाकिस्तान में कुछ बदल जाए, संविधान बदल जाए तो ये बात अलग है, क्योंकि पाकिस्तान एक जगह पे स्टेबल नहीं है, कर भी सकता है। अब ये निर्भर करता है कि आर्मी चीफ कौन बनता है। दूसरा, सबसे ज़्यादा दो बातें अब जो मैटर करने वाली हैं वो ये है कि चीन क्या चाहता है, चाइना क्या चाहता है, और आसिफ मुनीर की जो महत्वाकांक्षा है, जो उसका डिज़ायर है, वो क्या है। ये इन दो चीज़ों से तय होगा कि आगे भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या होने वाला है। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर, पाकिस्तान, चाइना और आसिफ मुनीर की महत्वाकांक्षा। और ये इस समय, अब ये समय की मांग हो गई है कि जो युद्ध है ना लगातार अब जारी रहना चाहिए। जैसे बोला था प्रधानमंत्री ने कि ऑपरेशन सिंदूर जो है स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है, और इसको ना तब तक जो है जारी रख देना चाहिए, करते रहना चाहिए जब तक कि पाकिस्तान का खात्मा जो है ना वो होना चाहिए, और चाइना को जो एक पपेट मिला है ना वो उसके हाथ से निकलना चाहिए। कब होगा नहीं पता है, और जब ये होगा तो अंदर का असंतोष होगा या बाहर से हमारे हमले के कारण होगा, या दोनों का मिला जुला असर होगा, ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन भारत को एक बात तो समझ में आ गई है, भारत इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है, और नरेंद्र मोदी की एक बात जो है वो अब जो है वो समझ में आने लगता है कि जैसे भगवान राम थे,
भगवान राम जब रावण को मार रहे थे तो उसका सर काटते थे, लेकिन रावण मरता ही नहीं था। उस समय रावण जो दशानन था, 10 सिरों वाला था, उसके 10 सर थे। पाकिस्तान में जो रावण है ना, वो रावण दरअसल जो है ना पाकिस्तान की सेना है। तो सेना को ही खत्म कर देना चाहिए। रावण जो है ना इसलिए नहीं खत्म हो रहा था, इसलिए नहीं मर रहा था क्योंकि उसका सिर जो है वो काटा जा रहा था, जबकि उसकी पूरी जान उसकी नाभि में बसती थी। उसके प्राण जो है वो नाभि में बसते थे, और जब बाण उसकी नाभि में चलाया भगवान राम ने, रावण खत्म हो गया। इसी तरीके से जो पाकिस्तान की नाभि है, पाकिस्तान की नाभि जो है वो सेना है। आसिम मुनीर सेना के अध्यक्ष रहे, फील्ड मार्शल बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, ये उसका जो स्वभाव है ना वो बदलने वाला नहीं है। उसकी पूरी सोच जो है ना वो मदरसे वाली है, मौलवी वाली है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है ना वो सार्वजनिक भाषण जो भी दिया था, उसमें उस भाषण में उसने भारत पाकिस्तान के बारे में जो कहा था, टू नेशन थ्योरी के बारे में जो उसने बात किया था, उससे ये एकदम क्लियर हो जाता है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि वो भारत के साथ शांति चाहता ही नहीं है। उसको भारत के साथ शांति रखनी ही नहीं है। वो भारत के साथ सिर्फ और सिर्फ युद्ध चाहता है, चाहे पूरा पाकिस्तान स्वाहा हो जाए, चाहे पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाए, उसको सिर्फ युद्ध चाहिए। और उसको ये गलत फहमी है कि युद्ध वो जीत भी सकता है। उसको गलत फहमी मतलब इससे उसने कोई सबक नहीं लिया है, और गलत फहमी के जो इलाज तो किसी के पास पे भी नहीं होता है। तो आसिम मुनीर जो है वो, उनकी गलत फहमी जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, वो दूर नहीं हुई है, और अभी भी उनके मन में वो महत्वाकांक्षा जो उछाले मार रही है। और दुनिया की कोई भी ताकत इस समय भारत को रोक नहीं पाएगी। भारत को अभी जो सबक सिखाया है ना, वो दुनिया ने पूरा देखा है, और दुनिया ने जो है वो सबक को समझा है। और ये जो सबक है ना पाकिस्तान के गले के नीचे उतर नहीं रहा है, और जब तक उतरेगा तब तक शायद बहुत ज़्यादा देर नहीं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस समय दूसरा सबक फिर से सिखा दिया जाएगा। ये सिर्फ समय की बात है। समय की बात है कि हमारी भारत की जो फौज है और भारत की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो किस तरफ, कब, कैसे और कहाँ क्या तय करती है, जगह और तरीका। वो जल्दी होगा। मुझे लगता है कि अभी काम जो है होने वाला है, आसार उसके नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आसिम मुनीर का जो प्रमोशन हुआ है उसके बाद आसिफ मुनीर जो 7वें आसमान पे है, और पाकिस्तान अब रुकने वाला नहीं है। रुकना अगर पाकिस्तान चाहे भी तो रुक नहीं सकता, क्योंकि चाइना उसको रुकने नहीं देगा। चाइना के हाथ की कठपुतली है। तो आप ये मान के चलिए कि बहुत जल्दी, इन कमिंग फ्यूचर, मे बी इन अ मंथ और सो, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ घटने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है, वो ट्रायंगल बन रहा है अमेरिका, चीन और पाकिस्तान का, और बीच में है भारत। लेकिन भारत जो है इस चक्रव्यूह को तोड़ना जानता है, और भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। विश्वास रखिए अपनी सेना पर और अपने प्रधानमंत्री पर। बहुत कुछ होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। फिर से याद दिला रही हूँ, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब पे शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।